Hello everyone, welcome back to Pharma A class. I am Dr. Gayatri, Assistant Professor at Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. In our today's video lecture, we will discuss about the structure of skin. We know that skin is a part of integumentary system, and skin, as we understand, is the outer covering of the body and it protects the internal parts of our body from injury, heat, etc. So, let us look at the basic anatomical structure of skin. So, skin is also called cutaneous membrane. It covers the external surface of the body and is the largest organ of the body, having an area about 2 square meters in adults and weighs about 16% of the total body weight, that is about 4.5 to 5 kgs. So इसका मतलब क्या है, स्किन जो है ये हमारा बॉडी का आउटर कवरिंग है. यही नहीं बट स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है और ये बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट में 16% ऑफ द वेट स्किन कैरी करता है. दैट इज इन जनरल, एक जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए तो स्किन का वेट अबाउट 4.5 to 5 kgs तक हो सकता है. और ये जो ये स्किन का जो एरिया है हमारे बॉडी में, दैट इज अबाउट 2 square meters. So its thickness varies from 0.5 mm on the eyelids to 4 mm on the heels, but 1.1 to 2 thick over most of the body. इसका मतलब ये है कि जो थिकनेस है स्किन का वो वेरी करता है 0.5 mm हमारे आईलिड्स पे और 4 mm हमारे हील्स पे, जो फुट के हील्स होते हैं उस पे 4 mm का थिकनेस दिखता है स्किन का. और उसके साथ साथ इन जनरल बॉडी में अगर देखा जाए तो स्किन का थिकनेस 1 to 2 mm तक हो सकता है. हिस्टोलॉजिकली द स्किन इज फॉर्म्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स. हिस्टोलॉजी मतलब हमने देखा है कि हिस्टोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ टिश्यूज. सो अगर एक टिश्यू की तरह देखा जाए तो स्किन में 2 मेन लेयर्स होते हैं, दैट इज एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है और डर्मिस जो इनर लेयर है. इन दोनों के साथ साथ एक सबक्यूटेनियस लेयर भी है जिसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस. सो histologically the skin is formed of 2 distinct layers, outer epidermis, inner dermis. और ये dermis जो है it is composed of connective tissue about which we have read in our previous class. So as I told you, below the dermis is subcutaneous layer. So cutaneous skin is also called cutaneous membrane, which consists of the epidermis on the outer side and dermis on the inner side, and then the subcutaneous layer is also called hypodermis, and it is not basically a part of, it cannot be considered as a part of skin, but it is present below the skin. So it is also called hypodermis, and this layer consists of areolar and adipose tissue. We have seen what areolar tissue and adipose tissue are when we were studying about the connective tissue. Fibers extending from dermis anchor the skin to the subcutaneous layer, which is attached to the underlying tissues and organs. So ये जो dermis से जो fibers आते हैं, ये fibers बेसिकली सबक्यूटेनियस लेयर में एंकर होते हैं, मतलब उसमें सपोर्ट लेते हैं, विच इज अटैच टू द अंडरलाइंग टिश्यूज एंड ऑर्गन. सो ये डर्मिस है, डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर है और उसके नीचे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स रहते हैं. सो ये जो डर्मिस से फाइबर्स, डर्मिस के जो फाइबर्स है वो फाइबर्स हाइपोडर्मिस में या सबक्यूटेनियस लेयर में सपोर्ट लेते या एंकर होते हैं. So the subcutaneous layer, which is also called as subcu layer, stores fat
and contains large blood vessels that supply the skin. So ये जो सबक्यूटेनियस लेयर या जो हाइपोडर्मिस है, इसमें हमने देखा है कि एडिपोज टिश्यू है. सो बेसिकली एडिपोज टिश्यू क्या करता है? फैट को स्टोर करता है. सो दिस सबक्यूटेनियस लेयर इट स्टोर्स फैट. अलोंग विद दैट ये सबक्यूटेनियस लेयर में वेरियस लार्ज ब्लड वेसल्स हैं जो स्किन को सप्लाई करते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स नर्व एंडिंग्स सेंसिटिव टू प्रेशर कॉल्ड लैमेलेटेड कॉर्पसल्स और पेसिनियन कॉर्पसल्स. सो हमने अभी तक क्या देखा है? सबक्यूटेनियस लेयर में एरियोला टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, उसके साथ साथ ये फैट को स्टोर करता है एंड इसमें ब्लड वेसल्स भी है जो स्किन को सप्लाई करते हैं. उसके साथ साथ इसमें नर्व एंडिंग्स भी हम देख सकते हैं हाइपोडर्मिस में. सो नर्व एंडिंग्स बेसिकली क्या है? दैट सेंसिटिव टू प्रेशर. सो जो प्रेशर का सेंसिटिविटी जो देते हैं, हमारे स्किन के जो प्रेशर सेंसिटिविटी देते हैं, वो नर्व एंडिंग्स हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है. और उनको ये नर्व एंडिंग्स को क्या बोलते हैं? लैमेलेटेड कॉर्पसल्स और पेसिनियन कॉर्पसल्स. हम अगले स्लाइड में जब स्किन का स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम इस चीज को और क्लियरली समझ सकते हैं. सो दिस इज अबाउट हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस इज अ सबक्यूटेनियस लेयर. So that is why it is not considered a main part or a part of skin, and it is also called hypodermis, or it is also called subcu layer. It consists of areola tissue and adipose tissue. Adipose tissue helps in storage of fats. Along with that, this hypodermis consists of large blood vessels which supply to the skin, and along with that it also has pressure sensitive nerve endings called lamellated corpuscles or Pacinian corpuscles. So that is about hypodermis. If we can look at the structure of skin here, or the anatomy of skin, there is epidermis, dermis and hypodermis. And we will look at epidermis and dermis in detail in the coming slides. So we can see that hypodermis consists of yellow colored structure, that is nothing but adipose tissue, and then there are arteries and veins. And if we can see in dermis, there is a hair bulb, and we see that there is a sweat gland and also nerves, and then the sweat pore is opening in the topmost layer of the skin or the outer part of the skin, and the hair follicles are also seen on the outer part of the skin. So this is the basic anatomy of skin, or how skin looks like. Coming to epidermis. Epidermis, we have seen that it is the outer layer of the skin, right? So epidermis is composed of keratinized stratified squamous epithelium. We have, when we were studying about epithelial tissue, we have seen what is keratinized stratified squamous epithelium. So it contains four principal types of cells. One is keratinocytes, which is about 90% of epidermis, melanocytes, which is about 80%, and then Langerhans cells and Merkel cells. So these are the four different types of cells that can be seen in epidermis. So epidermis में epidermis का जो main structure क्या है? Keratinized stratified squamous epithelium. So that is nothing but layered flat cells which contain keratin. So the फोर मेन टाइप्स ऑफ सेल्स जो एपिडर्मिस में हम लोग देख सकते हैं वो है केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहंस सेल्स एंड मर्केल सेल्स. सो ये जो केराटिनोसाइट्स एंड मेलानोसाइट्स है ये हम ज्यादा क्वांटिटी में देख सकते हैं. सबसे ज्यादा केराटिनोसाइट्स को हम लोग इस लेयर में देख सकते हैं. So coming to keratinocytes. Keratinocytes नेम में ही केराटिन है. सो बेसिक फंक्शन ऑफ केराटिनोसाइट्स क्या है? दे प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन विच प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज and also lamellar granules
which contain a waterproof sealant. So हमारे स्किन में एक waterproof sealant की तरह जो हेल्प करता है वो लैमेलर ग्रैन्यूल्स, और जो केराटिन है जो एक प्रोटीन है जो अंडरलाइन टिश्यूज, जो अंदर के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, वो भी इस केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं. सो केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस द प्रोटीन केराटिन एंड लैमेलर ग्रैन्यूल्स. नेक्स्ट इज मेलानोसाइट्स. मेलानोसाइट्स नेम में ही हम पहचान सकते हैं कि मेलानोसाइट्स दैट मीन्स दे प्रोड्यूस मेलानिन. और मेलानिन क्या है? जो मेनली हमारे स्किन के पिगमेंटेशन के का जो कारण है या जो पिगमेंटेशन में हेल्प करता है उसको मेलानिन कहा जाता है. सो मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन. सो मेलानिन एक हमारे बॉडी में या स्किन में एक पिगमेंट है जिसको मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये पिगमेंट जो है ये हर पर्सन का जो बॉडी कलर है या स्किन कलर है उसको डिफर करता है. नेक्स्ट इज Langerhans cells. So what do these Langerhans cells do? They arise from the bone marrow. They participate in immune responses against microbes invading the skin, and they are easily damaged by UV light. So ये जो Langerhans cells है ये हमारे बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं या बोन मैरो से अराइज होते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं? बेसिकली Langerhans cells एक बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स या स्किन के इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्प करते हैं. सो इम्यून रेस्पॉन्स बेसिकली किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया, ऑल दोज थिंग्स विच आर ट्राइंग टू इन्वेड द स्किन, या स्किन को एंटर करने की जो माइक्रोब्स है, उन कोशिश करने वाले माइक्रोब्स हैं, उनके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्प करते हैं ये Langerhans सेल्स. बट एक मेन पॉइंट क्या है? ये Langerhans सेल्स जो है ये यूवी लाइट से डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग सनस्क्रीन लोशंस वगैरह लगाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे स्किन को हम लोग प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है. जो हार्मफुल सनरेज से जो हार्मफुल यूवी लाइट आता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सनस्क्रीन लोशंस यूज़ करते हैं. उसको यूज़ करने की ज़रूरत क्या है? एक मेन कारण ये है क्योंकि ये Langerhans सेल्स को डैमेज कर सकता है यूवी लाइट. सो अगर Langerhans सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो हमारे स्किन का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जो इम्यून रेस्पॉन्स करने का सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है, जिसके वजह से एक पर्सन का स्किन और इन जनरल होल बॉडी will become more prone to infections. So that is why it is important to protect these Langerhans cells. Next is Merkel cells. Merkel cells, they function in the sense of touch and are located in the deepest layer of epidermis, where they contact the flattened process, that is tactile disc or Merkel disc of a sensory neuron. इसका basically मतलब ये है, द Merkel cells जो है ये सेंस ऑफ टच, हमारे स्किन में हमें एक सेंस ऑफ टच रहता है, राइट, उसमें हेल्प करता है. एंड दे आर लोकेटेड इन जो एपिडर्मिस का सबसे डीपेस्ट लेयर है, वहाँ पे हम लोग ये Merkel cells को देख सकते हैं. सो और ये जो डीपेस्ट लेयर है वहाँ पे ये Merkel cells जो है ये टैक्टाइल डिस्क और Merkel डिस्क ऑफ सेंसरी न्यूरॉन के जो टैक्टाइल डिस्क है या Merkel डिस्क है उसके कांटेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से ये सेंस ऑफ टच वाले फंक्शन में ये मेजर रोल प्ले करते हैं. सो Merkel cells function in the sense of touch and are located in the deepest layer of epidermis, where they contact flattened processes of a sensory neuron which are nothing but tactile disc और Merkel disc. हम लोग आने वाले स्लाइड्स में इसको भी क्लियरली देखेंगे इमेज के थ्रू. So epidermis mainly consists of 4 layers. So each layer को हम लोग एक stratum name से बुलाया जाता है each layer. So singular, उसका singular होता है stratum और plural होता है strata. So that is why in most regions of the body the epidermis has 4 strata or layers. Strata is nothing but layers.
So the first one is stratum basal. So stratum is singular और अगर सबको एक साथ बोलना है, प्लूरल में बोलना है, तो उसको स्ट्रैटा कहा जाता है. सो स्ट्रैटम बेसिल, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम एंड थिन स्ट्रैटम कॉर्नियम. हम ये जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है एपिडर्मिस का, उसका थिन है. सो इसको कहा जाता है. तो सो दीज आइज कॉल्ड थिन स्किन. सो जो एपिडर्मिस के जो 4 स्ट्रैटा है या 4 स्ट्रैटम है वो है बेसल, स्पाइनोसम, ग्रैन्युलोसम एंड थिन स्ट्रैटम कॉर्नियम. एंड दिस इज कॉल्ड थिन स्किन. इसको थिन स्किन कहा जाता है. सो ये जो एपिडर्मिस है ये 4 स्ट्रैटा या 4 लेयर्स में मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ द बॉडी में हम लोग देख सकते हैं. When it comes to the other type on the fingertips, so जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने 4 लेयर्स देखा है वो बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में जो एपिडर्मिस है उसमें वो 4 लेयर हम लोग देख सकते हैं. बट कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स है जिसमें एपिडर्मिस के 5 लेयर्स होते हैं. वो है फिंगर टिप्स, पाम्स एंड सोल्स. हम लोग अगर देखें तो हमारे बॉडी के कुछ एरियाज है जहाँ का स्किन बहुत ही थिक या हार्ड है. जैसे नॉर्मली स्किन जैसे सॉफ्ट रहता है वैसे नहीं है, डिफरेंट है. सो वो कौन कौन से एरियाज है हम लोगों को पता है कि वो फिंगर टिप्स जो है वो है, हमारे होल पाम एरिया है और हमारे फीट के जो सोल्स है वो सब हम लोग क्लियरली एक डिफरेंस देख सकते हैं. नॉर्मल स्किन जो है वो थिन है और वो सॉफ्ट है और ये जो एरियाज में स्किन है वो थिक एंड हार्ड है. सो ये बेसिक डिफरेंस अगर हम लोग समझ जाए, हम लोग ये समझ सकते हैं कि इन एरियाज को छोड़ के बाकी एरियाज में जो एपिडर्मिस है उसके सिर्फ 4 लेयर्स है और जहाँ जहाँ भी थिक स्किन है उसके जो एपिडर्मिस है उसमें 5 लेयर्स है. सो इसलिए बाकी जो स्किन का एपिडर्मिस है उसको कहा जाता है थिन स्किन और सिर्फ इन एरियाज में एपिडर्मिस जो है उसको कहा जाता है थिक स्किन. सो दिस एपिडर्मिस प्रेजेंट इन फिंगर टिप्स, पाम्स एंड सोल्स. इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स or 5 strata. So these are stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum and thick stratum corneum. So हम लोग अगर देखें तो ये stratum lucidum जो है ये एक एक्स्ट्रा लेयर है इन पार्ट्स में. उसके साथ साथ जो थिन स्किन में है वो थिन stratum corneum है और जो थिक स्किन में हम लोग देख रहे हैं वो है thick stratum corneum. So that is why the epidermis in this areas is called thick skin. So several distinct layers of keratinocytes in various stages of development form the epidermis. So इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो केराटिनोसाइट्स है वो डिफरेंट स्टेजेस में हम लोग इस टाइप ऑफ एपिडर्मिस में देख सकते हैं. सो आउटरमोस्ट लेयर में जो डेड केराटिनोसाइट्स है, जो बॉडी से जो डेड सेल्स है जो निकलने ही वाले या निकल जाते हैं सून, वो हम लोग आउटरमोस्ट लेयर में देख सकते हैं और जो लाइव केराटिनोसाइट्स है वो इनर लेयर्स में देख सकते हैं. सो वो डिफरेंस हम लोग इस एपिडर्मिस में देख सकते हैं. So if you can see this image, we can see that this is stratum corneum. This stratum lucidum is present in thick skin, stratum granulosum, stratum spinosum and stratum basal, below which there is dermis. So in epidermis we can see only stratum spinosum, stratum basal, spinosum, granulosum and corneum in thin skin. Whereas in thick skin we can see stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum and stratum corneum. So if we can see, look at the keratinocytes. In the outermost layer we can see dead keratinocytes and then below that we can see some lamellar granules and then we can see keratinocytes which are live over here and then Langerhans cells over here and then melanocytes which is nothing but pigment melanin producing cells over here
and then we can see the Merkel cell over here, which is attached to the tactile disc. The tactile disc or Merkel disc of सेंसरी न्यूरॉन. सो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है जो स्किन में अटैच्ड है, उस सेंसरी न्यूरॉन का जो डिस्क है जिसको टैक्टाइल डिस्क कहा जाता है, उसमें अटैच्ड है ये मर्केल सेल. सो दिस इज an internal view of the skin or the epidermis. So these are the different layers of epidermis and these are the different cells of epidermis. Coming to differences between thin skin and thick skin. So we can see that the first one is in terms of distribution. Distribution मतलब हमारे बॉडी में ये स्किन जो है ये कहाँ हम लोग देख सकते हैं. That is called distribution, where all it is distributed. So the distribution of thin skin is all parts of the body except palms, palmar surface of digits and soles. मतलब basically फिंगर टिप्स, पाम्स एंड सोल्स में हम लोग थिन स्किन नहीं देख सकते. whereas thick skin is present on fingertips, palms and soles. So palms, palmar surface of digits, digits is nothing but fingers, and then soles. That is where thick skin is present. Next, epidermal thickness of thin skin is 0.10 to 0.15 mm, whereas epidermal thickness of thick skin is 0.6 to 4.5 mm. Next is epidermal strata, that is stratum or layers. So we have already seen that thin skin में stratum lucidum is absent and all the other 4 layers are present, whereas in thick skin stratum lucidum is present. So the strata of epidermis is thin, whereas the strata of thin skin of epidermis is thin, whereas the strata of epidermis of thick skin is thick. Next is epidermal ridges. So these epidermal ridges are lacking due to poorly developed papillae in thin skin. Epidermal ridges thin skin में absent है, whereas thick skin में they are present because of well developed and more numerous dermal papillae. So thick skin में हम लोग एपिडर्मल रिजेस को देख सकते हैं. नेक्स्ट, हेयर फॉलिकल्स एंड erector pili muscles. These are present in thin skin, whereas they are absent in thick skin. Sebaceous glands are present in thin skin and absent in thick skin. And sudoriferous glands are fewer in thin skin, whereas they are more numerous in thick skin. And then sensory receptors are sparse in thin skin and dense in thick skin. Sparse मतलब बहुत कम, dense मतलब बहुत ज़्यादा. So जैसे अगर density of a population हम लोग सुनते हैं, right? So density अगर ज़्यादा है किसी प्लेस का, उसका मतलब जितना एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं. अगर डेंसिटी कम है या स्पेर्स है, उसका मतलब जितना एरिया है उसमें पॉपुलेशन जो है या लोग जो है वो कम है. सो sensory receptors are sparse, that is less in thin skin, and dense, that is more in thick skin. So this is the differences between thin skin and thick skin. So apart from the number of layers, there are many other differences we can see between thin skin and thick skin, such as epidermal ridges, hair follicles, sensory receptors, sebaceous glands, sudoriferous glands, epidermal thickness, and then their distribution, etc.